वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेरिट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी का डीमेरिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी का टाइप्स। ठीक है, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग। तो मीनिंग क्या है इसका? तो सबसे पहले ये जानो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये बात सभी को पता होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक आदमी नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, मान के चलो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 लोग हैं। ठीक है, और ये 10 लोग सिर्फ खुद का ही भला करेगा, खुद के लिए ही काम करेगा, खुद का ही वेलफेयर करेगा, खुद को ही सर्विस देगा। जो आदमी इस ग्रुप में नहीं है उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस नहीं देता है, उसके लिए वेलफेयर नहीं करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही ये होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने भी लोग हैं वो लोग खुद का बेनिफिट करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भी क्या है कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स आते हैं, उनका वॉलंटरी चॉइस होता है। वो ऐसे ज़बरदस्ती वाला बात नहीं होता है कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है, नहीं। उनको लगता है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में उसको जाना चाहिए तो वो जाता है, उसको लगता है कि नहीं जाना चाहिए उसको नहीं जाता है। ठीक है, एसोसिएट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन who joins together with the motive of welfare of the members। ठीक है, मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। तो आप समझ में आ गया होगा ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर जानना है तो एक सिंपल सा बात जानो। तुम अगर आसपास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखते हो जो सिर्फ और सिर्फ खुद का ही वेलफेयर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स का ही वेलफेयर कर रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अगर मैं एक लाइन में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिफाइन करूँ तो सिंपल सा बात यह है कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स का ही वेलफेयर करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और दूसरा चीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबरशिप है वो वॉलंटियरी है, फोर्स नहीं किया जाता है। किसी को आना है अपने मर्जी से आएगा, जाना है अपने मर्जी से जाएगा, उसको जाने के लिए भी फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो, अगर वो सही काम कर रहा है तो उसको फोर्स भी नहीं किया जाएगा कि तुम इस सोसाइटी से हट जाओ। ठीक है, और उसको फोर्स भी नहीं किया जाएगा कि तुम सोसाइटी में आ जाओ। ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग। देखो, एक एग्जांपल अगर मैं दूँ ना, तो गांव में ना एक कमेटी खेला जाता है, सबको पता होगा ऑलमोस्ट। तो ये कमेटी भी ना, अगर इसको, ये बेसिकली अनरजिस्टर्ड होता है बहुत सारे कमेटी, लेकिन अगर ये रजिस्ट्रेशन किया गया है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर्स। सबसे पहले मैंने बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबरशिप वॉलंटरी होता है। ठीक है, तो इसका मेंबरशिप हम कहते हैं कि ये वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? अपने मर्जी से आ रहा है और अपने मर्जी से जा रहा है, इसको कोई नहीं कह रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि तुम मेंबरशिप ले लो, कोई ज़बरदस्ती ये भी नहीं कर रहा है कि तुम मेंबरशिप छोड़ दो। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है? द सोसाइटी इज़ मैनेज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। इसका एक सिंपल सा मतलब है, मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 लोग हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें 10 लोग हैं। देखो, अगर 10 लोग अगर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्टिविटीज़ को अगर कंट्रोल कर रहा है या फिर मैनेज कर रहा है तो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा, एफिशिएंटली मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 10 लोग क्या करेगा? एक हेड को चुनेगा, एक हेड को चुनेगा जो पूरे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, पूरे एक्टिविटीज़ को मैनेज करके चलेगा। ठीक है, और इस हेड को चुनने के लिए ये 10 के 10 लोग मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा और वोट करेगा। वोट करेगा मतलब एक आदमी एक वोट करेगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। ठीक है,
नेक्स्ट है सर्विस मोटिव, ऑब्वियसली। अच्छा, सर्विस मोटिव किसको? तो खुद के मेंबर्स को। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं उन्हीं को सर्विस देने का मोटिव है, ठीक है। द मेन एम इज सर्विस टू मेंबर्स, ऑब्वियसली नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल सा बात है, देखो प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनता है। इस धरती पे, मतलब इस भारत देश में जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गोल, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का टारगेट सर्विस टू मेंबर ही है, अपने मेंबर्स को ही सर्विस देना है। इसका प्रॉफिट कमाना कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट। अगर ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट, इसका मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट। इसका मतलब बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा, इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा, कोई भी एसेट खरीदेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी के ऊपर केस करेगा, कोई आदमी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर केस करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे लोन ले भी सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे लोन दे भी सकता है। इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही है कि कोई भी काम कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओनर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम पे नहीं किया जाएगा। किसके नाम पे किया जाएगा? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे ही किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनका लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक सीमित है जितना उनका इन्वेस्टमेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना उनका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वहीं तक उनका लायबिलिटी है। ऐसे एग्जांपल के तौर पर ले लो कि 10 लाख रुपए का लोन लिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। ऑब्वियसली मैंने भी कहा कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो अगर लोन लिया जा रहा है तो कौन लोन लेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन लेगा, और वो सिर्फ 1 लाख रुपए ही चुका पाया है, बाकी 9 लाख रुपए नहीं चुका पाया है, ठीक है। तो ये 9 लाख रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटी का असेट्स को बेच के चुकाया जाएगा अगर, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं उनका पर्सनल प्रॉपर्टी को टच भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि मेंबर्स का इन्वेस्टमेंट ही लायबल है, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब उनका लायबिलिटी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित है, उनका लायबिलिटी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही लिमिटेड है। नेक्स्ट है 6 कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन। जैसे एक ग्रुप, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर है, उसमें से 2 आदमी मेंटली इल है, 2 आदमी क्या है? मेंटली इल है, या फिर इतना बीमार है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में रह नहीं सकता है, या फिर 2 आदमी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2 आदमी मर गया, ठीक है। 2 आदमी अगर मर भी जाता है तो भी ये बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता रहेगा। मान के चलो अगर 5 आदमी छोड़ के जाता है तो 5 आदमी आके उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं वो अगर मर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अगर वो छोड़ रहा है तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अगर वो मेंटली इल है तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प का मतलब ऑब्वियसली एक दूसरे का हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना, सीएस में बोल रहा हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना ही प्रॉफिट होता है कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? मेंबर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम देखने वाले हैं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो सबसे पहला ये है इजी फॉर्मेशन, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर बनाना है तो उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि उसका जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होता है बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले, या फिर जैसे कंपनी के मुकाबले।
ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जैसे अभी कहा कि एवरी मेंबर हैज़ इक्वल वोटिंग राइट, जैसे वन मेंबर वन वोट, जैसे ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही मैंने बताया था कि ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी मेंबर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनका जो लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट तक ही लिमिटेड है, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी को टच भी नहीं किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है सो पर्सनल असेट्स आर सेफ, ठीक है। अभी भी फिर से बता रहा हूँ मैं, ये सर्विस ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी को ना गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। अब गवर्नमेंट को सपोर्ट कैसे मिलता है, जैसे कोई गांव में अगर कोई कुछ लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको लोन भी दे सकता है। उनके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, देखो तुम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मेरे से तुम लोन ले लो, ठीक है। अगर तुम लोन ले लिए, ठीक है, अगर मान के तुम्हें लोन नहीं चाहिए, तुम्हें सब्सिडी चाहिए तो तुम मेरे से सब्सिडी भी ले सकते हो। तुम्हें टैक्स बेनिफिट चाहिए तो तुम मेरे से टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो। इस टाइप का गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। और सोशल वेलफेयर है ऑब्वियसली, प्रमोट्स कोऑपरेशन, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल हेल्प, ठीक है। तो ये था मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम जानेंगे डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको किसी हर चीज़ का मेरिट्स और हर चीज़ का डीमेरिट्स तो होता ही है, ठीक है। उसी तरह इसका भी मेरिट है और इसका भी डीमेरिट्स है, मतलब डिसएडवांटेज है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब तो सबसे पहले क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 10, 15, 20, मान के चलो 20 लोग हैं, तो 20 लोग हैं तो सबसे पहले ये तो वीकर सेक्शन के लोग हैं, ये क्या है वीकर सेक्शन के लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बहुत अमीर है, बहुत रिच है। तो जब ये वीकर सेक्शन है, या तो ये मिडिल मैन होगा, या तो फिर या तो ये मिडिल क्लास के लोग होंगे, या तो फिर ये लोअर क्लास के लोग होंगे, मतलब पुअर होंगे। तो अगर ये मिडिल क्लास के लोग हैं तो भी इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये बहुत लमसम अमाउंट में ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। अगर वीकर सेक्शन है, गरीब है, तो ओबियसली सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफन हैव लिमिटेड कैपिटल बिकॉज मेंबर्स यूजुअली बिलोंग टू वीकर सेक्शंस, ठीक है। अब क्योंकि ये वीकर सेक्शन है तो ऑब्वियसली इनका मैनेजमेंट भी उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो भी मेंबर्स होते हैं वो प्रोफेशनली स्किल्स नहीं होते, वो लैक ऑफ स्किल होता है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है। वो उनमें एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं होता है और प्रोफेशनल स्किल भी कम होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कानून बनाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, तो उसको रेगुलेट भी करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। देखो यहाँ में जो दो लोग हैं ना, 20 लोग हैं, ठीक, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मान के चलो 20 लोग हैं, तो इनका जो मोटिव होता है प्रॉफिट नहीं होता है। तो जब इनका मोटिव प्रॉफिट होता ही नहीं है ना, तो इनको फिक्र नहीं होता है, इनको टेंशन नहीं होता है कि मैं अगर किसी को बता दूँ तो मेरे खिलाफ कुछ साजिश रच सकता है, कुछ रच कर सकता है, ठीक है। अब मान के चलो क्या ही कर सकता है, प्रॉफिट तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करता है, ये लोग अपना बातों को बताने के लिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ये चल रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चल रहा है, हेजिटेट नहीं करता, सभी को बताते फिरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसलिए यहाँ पे सीक्रेसी नहीं होता है, जैसे कोई भी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता है। स्लो डिसीजन मेकिंग, ओबियसली अगर 20 लोग हैं तो 20 लोगों का अप्रूवल तो चाहिए ही चाहिए। अगर अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ठीक है, अप्रूवल लेने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए स्लो डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये था डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आता है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता क्या है, सबसे पहला है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब एक ग्रुप मान के चलो एक ग्रुप है, उन्होंने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं सब के सब लोग कंज्यूमर हैं। अब कंज्यूमर को क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का ज़रूरत पड़ गया, कंज्यूमर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो लोग हाई प्राइस नहीं देना चाहते हैं, वो लोग एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, और लोग मिडिल मैन से एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहते हैं। जैसे अगर 20 लोग हैं, ठीक है, 20 लोग अगर इकट्ठा सामान खरीदता है तो उसको लो प्राइस पे सामान मिलेगा, लो प्राइस पे सामान मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइस कम देना पड़ रहा है, तो ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है ना कि अगर क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सामान एक साथ खरीद रहे हैं तो ये लोग सीधा किससे सामान खरीदेगा,
प्रोड्यूसर से खरीदेगा ना। जब लोग प्रोड्यूसर से खरीदेगा तो प्रोड्यूसर्स हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रोड्यूसर क्या होता है कि अच्छा क्वालिटी देता है, लेकिन जो उसमें मिडिल मैन होते हैं, होलसेलर और रिटेलर, वो लोग मिलावटी कर देता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सप्लॉटेशन तो होता ही है मिडिल मैन से। तो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्यों बनाया जाता है? पहला चीज़, कम प्राइस पे किया जाता है, क्योंकि इतना सामान एक बार में खरीदते हैं, इससे तो कम प्राइस होता है। अगर मान के चलो एक सामान खरीद रहे हो 10 रुपये में, ठीक है, तो 5 सामान खरीद रहे हो तो भी 10 रुपये में ही मिलेगा, ठीक है, एक सामान। तो लेकिन अगर वही चीज़ 100 रुपये में खरीदोगे तो 10 रुपये में नहीं, 8 रुपये या 9 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी है? सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहा है तो वो प्रोड्यूसर स्मॉल प्रोड्यूसर ही होगा, लार्ज प्रोड्यूसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लार्ज प्रोड्यूसर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। देखो, फार्मर प्रोड्यूसर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाने की जरूरत पड़ रहा है क्योंकि वो लोग अपना प्रोडक्शन का इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं और बेटर प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं। कैसे कमाएगा? जैसे अगर ये लोग बल्क में सामान खरीद रहा है तो सस्ते में खरीदेगा, सस्ते में खरीद रहा है मतलब डिस्काउंट मिलेगा, इन लोग को डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। अब 20 लोग जा रहा है तो 20 को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, लेकिन 20 लोग नहीं जा रहा है, 20 के वजह से एक आदमी जा रहा है और पूरा 20 लोगों के लिए सामान खरीद रहा है, तो ये एक आदमी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देगा ना। तो यहाँ पे डिस्काउंट तो मिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच रहा है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ही होगा, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान के चलो ये लोग ग्रुप बना लिया है और रॉ मटेरियल खरीद रहा है और प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। आप समझ में आया कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, कॉस्ट रिड्यूस कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब मार्केटिंग कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करता है ना। अब प्रोड्यूसर्स अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहा है तो कौन प्रोड्यूसर होगा? स्मॉल प्रोड्यूसर ही होगा ना, क्योंकि लार्ज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोलता ही नहीं है, ठीक है। और ये स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब स्मॉल प्रोड्यूसर्स कौन हो सकता है? यूजुअली फार्मर्स हो सकता है, या फिर आर्टिजियंस हो सकता है, या फिर स्मॉल बिजनेसेस हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, अगर ये एक एक करके 20 लोग हैं, मान के चलो 20 लोग हैं, अगर ये एक एक अपने प्रोडक्ट का खुद से ही अगर मार्केटिंग करे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, और मार्केटिंग भी उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतलब वाइडर रीच नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये एक इंडिविजुअली करे तो वाइडर रीच नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो कॉस्टली भी हो जाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट भी एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग खरीदेगा भी नहीं। तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है। और दिमाग लगा के क्या करेगा कि ये लोग जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोलेगा, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होगा कि एक बजट तैयार किया जाएगा कि इतना बजट में मार्केटिंग किया जाएगा, तो सभी लोग क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा पैसा सोसाइटी में, ठीक है। और सभी के लिए, सभी के प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, सभी के स्मॉल बिजनेस के लिए मार्केटिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे कि कम पैसों में वाइडर रीच हो जाएगा, ठीक है, लोगों तक चीज़ें पहुँचेगा। और दूसरा क्या है ना, इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये ना कि अगर वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी करके, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के मार्केटिंग कर रहा है तो लोग मिडिल मैन को एलिमिनेट कर रहा है। जब वो लोग मिडिल मैन को एलिमिनेट कर रहा है तो प्रोडक्ट के प्राइस पे ज़्यादा फर्क, मतलब प्रोडक्ट के प्राइस पे सीधा गिरावट हो रहा है, क्योंकि ये जो मार्केटिंग करेगा तो ऑब्वियसली वो भी पैसा लेगा ना, है ना। नेक्स्ट क्या है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसका मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग हैं, तो फार्मर्स लोग हैं। अब फार्मर्स को क्यों ज़रूरत पड़ी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलेगा? देखो, एक आदमी है, ठीक है, उसको 100 kg फर्टिलाइज़र चाहिए, ठीक है। तो अगर वो 100 kg फर्टिलाइज़र चाहिए, उसको 10 रुपये में मिल रहा है, तो कितना हो गया, 1000 रुपये पे करेगा वो,
ठीक है। ओबियसली 100 kg में तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं उसको, लेकिन अगर 20 लोग हैं, ठीक है, तो कितना चाहिए, 2000 kg फर्टिलाइज़र चाहिए। तो यहाँ पे ओबियसली वो 10 रुपये में तो नहीं बेचेगा, मान के चलो 8 रुपये में बेच रहा है, तो कितना हो गया, 16,000 रुपये हो गया। जो सामान उसको 20,000 रुपये में मिलना था वो कितना मिल रहा है, 16,000 रुपये मिल रहा है। तो सीधा सीधा 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 4,000 रुपये का सेविंग हो रहा है यहाँ पे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का एक बेनिफिट तो पता चल गया ना, कि अगर वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के सामान खरीदता है तो सामान डिस्काउंटेड मिलेगा, तो एटलीस्ट पैसा बच जाएगा उनका। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। तीसरा क्या होता है कि जैसे मान के चलो अगर ये लोग 2000 kg फर्टिलाइज़र खरीद रहा है, तो ये 2000 फर्टिलाइज़र रखने के लिए भी जगह चाहिए ना। मान के चलो ये एक आदमी को 100 kg फर्टिलाइज़र चाहिए, तो एक आदमी को 100 kg फर्टिलाइज़र चाहिए, तो इस फर्टिलाइज़र को रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। तो इसका मतलब वेयर हाउसिंग स्टोरेज का भी फैसिलिटी होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी फैसिलिटी होता है, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज़ फार्मर्स लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बना के खुद को मतलब सभी मेंबर्स को देता है ये सब फैसिलिटीज़। तो इस टाइप का सर्विसेज फार्मर्स अपने आप को देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना के, ताकि उनको बेनिफिट मिले। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, लोन दे के, सब्सिडी दे के, टैक्स में बेनिफिट देकर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सिंपल सा है, इतना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मैंने बता दिया। अब तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मैं ना भी बताऊं तो भी पता चल जाएगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाया जाता है ताकि इस सोसाइटी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर हैं वो लोग लोन ले सकें, वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सके। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स, ऑफन फार्मर्स, वर्कर्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर मेंबर्स। ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाया जाता है ताकि जितने भी मेंबर्स है इस सोसाइटी में, मान लो 20 मेंबर है, तो 20 मेंबर को क्या किया जा सकता है, अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल लोन दिया जा सकता है, ठीक है। ये बेसिकली लोन के लिए ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है। हर महीने मेंबर्स, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक मेंबर है, एक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना है, इसमें 20 मेंबर हैं, ठीक है। तो हर मेंबर 10,000 रुपये या 5,000 रुपये मंथली पेमेंट करेगा, ठीक है। मान के चलो 20 लोग हैं, तो एक मंथ में 2 लाख रुपए हो गया। अब जिसको लोगों का अगर ज़रूरत है, लोन लेना है, वो इस 2 लाख रुपए में से कोई भी अमाउंट ले लेगा। कोई आदमी 50,000 रुपये लेगा तो वो इंटरेस्ट पे करेगा, कोई आदमी 1 लाख रुपए का तो भी वो इंटरेस्ट पे करेगा। एक तो ये है ना कि बेनिफिट ये है कि बैंक का झमेला खत्म हो जाएगा। बैंक लोग बहुत झमेला करता है, दोहराता बहुत है, ऊपर से इंटरेस्ट भी हाई चार्जेस करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें यहाँ पे इजीली तरीके से वो लोन उसको मिल जाएगा, ठीक है। जब चाहो तब वापसी कर दो। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये तो नाम ही से पता चलता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान के चलो एग्जांपल 20 लोगों का ही ले रहा हूँ। अगर 20 लोगों को प्लॉट चाहिए, 20 लोगों को प्लॉट चाहिए या फिर फ्लैट चाहिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करेगा, पैसा डिपॉजिट करेगा, ठीक है। पैसा डिपॉजिट, एक तो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डिपॉजिट करेगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगा, प्लॉट खरीदेगा, ठीक है। मान के चलो 10 एकड़ प्लॉट खरीदा गया, 10 एकड़ प्लॉट खरीदा गया, ठीक है। तो जो मेंबर जितना पैसा दिया है उसके उसी हिसाब से ये प्लॉट, ये ज़मीन अलॉट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा ज़मीन खरीदने पे ना सस्ता मिलता है, और कम ज़मीन खरीदने पे थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक है। यही रीज़न होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फॉर्मेशन करने के लिए, बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड बाय a group of people who come together to provide affordable housing to their members, ठीक है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को ही बेनिफिट मिलता है। बहुत बार बता चुका हूँ, लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ, ठीक है। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ अपने मेंबर को ही वेलफेयर करता है, सिर्फ अपने मेंबर का ही बेनिफिट देता है, और उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।